ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से यूएसए ने सैंक्शंस लगाया। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ऐसा लगता है कि इंडिया पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? 2000 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन कि कुछ क्रैश हो गया, उससे कैसे बचेंगे? कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पोर्टफोलियो ऑल टाइम लो पर है। हम तो चाहेंगे कि क्रैश हो, तो आपको क्रैश से डरने की बात नहीं। क्रैश से डरने की बात तब है जिससे भी आप पूछे भाई उसी स्टॉक की बात। आप इंडिया में रह के भी कई ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर अचानक से ये क्या हो गया? ट्रंप ने नया बम फोड़ दिया। नहीं, इसको आप अचानक से नहीं कह सकते हैं। अगर आप न्यूज़ फ्लो को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं, उसके साइंस आपको दिखेंगे। पहला देखिए कि ये जो बिल आया है डोनाल्ड ट्रंप के पास 500% के टैरिफ का, ये तो 1 महीना पहले ही इसकी बात हो रही थी। इसके बाद आप देखिए कि 1 महीने पहले ही करीब पुतिन साहब भी इंडिया में आए। तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसका टारगेट सिर्फ इंडिया है। और इसलिए हुआ है क्योंकि जो ट्रेड डील थी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें ब्रेक डाउन हो गया डिस्कशंस में। अभी तक बातें हो रही थी कि नहीं, डिस्कशन चल रही हैं, वी आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू निकलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 हफ्तों में पूरी तरीके से जो बात हो रही है वो डिरेल हो गई है, और इसलिए ये बड़ा कदम यूएसए ने उठाया है। अब देखिए आप कि जब ये पहले दिन ये खबर आई, अभी 2 दिन पहले, तो ग्लोबल मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, लेकिन सभी मार्केट्स में रिकवरी हो गई। सिर्फ हमारे मार्केट्स में कंटिन्यूसली फॉल हो रही है और बड़ी फॉल हो रही है। उसका वजह क्या है? क्योंकि ये जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है, ये 3 कंट्रीज़ को टारगेट किया गया है। ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया। ओके, 3 कंट्री हैं जो कि रशिया से डील कर रही हैं। अब इसमें अगर मार्केट देखें आप, तो चाइनीज़ मार्केट्स आर अप, ब्राज़ीलियन मार्केट्स आर अप, रशिया का मार्केट्स तो हम ट्रैक नहीं करते, और सिर्फ इंडियन मार्केट्स आर डाउन। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ऐसा लगता है कि इंडिया पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर 500% टैरिफ लगता है तो इसका मतलब हमारे यूएसए को जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कहानी ख़त्म, गेम ओवर। कोई भी सामान हम यूएसए में, कोई भी सर्विसेज हम यूएसए में बेच नहीं पाएंगे। अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या कुछ एग्जेम्पशंस हमें मिलेंगे। जैसे पिछले बार जब टैरिफ्स लगे थे तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको एग्जेम्प्ट किया गया था। क्या वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर उन्होंने सब पे लगा दिया फिर तो गेम ओवर। तो ये कहानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सडनली हुई, ये इसका बिल्डअप हुआ है और अब फाइनली ये आके बर्स्ट हुआ है हमारे सामने। तो सर यहाँ से मार्केट कहाँ तक जाएगा और मैं यहाँ की कितना गिरेगा? हाँ देखो, काफ़ी वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि अभी 500% टैरिफ्स लगे नहीं हैं, वो बिल अभी पास नहीं हुआ है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा कि जैसे मैंने कहा, एग्जेम्पशंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ओके, क्या हमारे फार्मा, आईटी को छूट मिलेगी, क्या वो बच जाएगा या उस पर भी लगेगा। और तीसरा जो एक और डेवलपमेंट है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, वो ये हो रही है कि काफ़ी सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स थे, ग्रुप्स थे, उसे यूएस ने एग्जिट ले लिया। उसमें से एक जो सोलर पैनल से रिलेटेड था, और एक बेसिकली यूएन का एक तरीके का फंड बनाया गया था सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का। उसमें इंडिया ने फ्रांस के साथ, और हम जानते हैं इंडिया फ्रांस का क्या रिलेशन है, मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई यूएन अम्ब्रेला के अंडर में। उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में था और वो सोलर पैनल को प्रमोट करता था। उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारे अदानी जी थे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में वो ज़्यादा काम करते हैं। तो यूएस ने उससे भी एग्जिट कर दिया, यानी कि यूएस उसमें कोई फंड नहीं देगा। तो सिर्फ टैरिफ की बात हो रही है,
लेकिन इनडायरेक्टली भी अलग अलग तरीके से ऐसा लगता है कि इंडिया को पेनलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो अभी वो सारी डिटेल्स निकल कर आएंगी कि कहाँ कहाँ कितना कितना इम्पैक्ट है। तो अगर जिस ये 500% अगर हम बाकी चीज़ों को छोड़ दें, 500% अगर पूरा का पूरा आप टैरिफ लगा देते हैं, फिर तो हमारे एक्सपोर्ट्स का तो गेम ओवर हो गया। हम तो हमारी ऑटो के पार्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम आपके आईटी करते हैं, फार्मास्यूटिकल करते हैं, हमारा तो एक्सपोर्ट ठप हो गया। सबसे बड़ा तो हमारा ट्रेड पार्टनर यूएस है। तो फिर तो बड़ा मतलब धक्का लगेगा। ओके, सो सिचुएशन काफ़ी बुरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मार्केट्स तो काफ़ी संभल संभल के गिर रहे हैं। पैनिक तो मार्केट में दिख ही नहीं रहा है। अभी भी मार्केट्स को ये होप है कि शायद कुछ हमें छूट मिल जाए और ये ना हो। ओके, सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन दैट। मेरा ये मानना है कि मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनिए। मेरा ये मानना है कि 2000 पॉइंट्स का निफ्टी में करेक्शन ड्यू है। आई एम नॉट सेइंग अभी होगा, इसी फॉल में होगा। 2000 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन ड्यू है, क्योंकि अगर आप देखिए कि मार्च के लोज से कंटिन्यूअसली मार्केट्स ऊपर गए और फिर अप्रैल में भी एक बार डिप लगाया, वहीं से दोबारा से ऊपर गए। तो मतलब नॉन स्टॉप रैली पिछले कई महीने से हो रही है और पूरी की पूरी फर्जी रैली। क्यों? क्योंकि 80% स्टॉक तो आपके चढ़ नहीं रहे। ये किस तरीके की रैली है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पोर्टफोलियो ऑल टाइम लो पर है? ये किस तरीके की रैली है? सो 2000 पॉइंट का करेक्शन, गिरावट ड्यू है और उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? बजट। अगर तो बजट में कुछ रिवोल्यूशनरी हो गया, मुझे जिसकी उम्मीद नहीं है आइडियली, अगर न्यूट्रल बजट हुआ कि भाई ठीक है हम कुछ डैमेज नहीं करेंगे, या मार्जिनली छोटा मोटा पॉजिटिव भी हो गया, तो भी गिरावट होगी। अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो गया, तब हम उस 2000 जो पॉइंट्स की फॉल है उसको डिले कर देंगे, आना है उसको। ओके, सो 2000 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब टाइमिंग का क्लू आएगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब भी हमें लगेगा कि अब टाइम आ गया है तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ओके सर, अब फिर इन्वेस्ट कैसे करें इस मार्केट में? तो देखिए, टाइम टू टाइम हम शेयर करते रहते हैं क्या हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए,
इन्वेस्टमेंट के लिए या किन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, आप पुराने वीडियोज़ जाके रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ के बारे में जो हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की तरफ हमें देखना है। अब आप अगर ग्लोबल मार्केट्स में आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप इंडिया में रह के भी कई ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, हमने अभी एक ऐसी स्टोरी अपने पोर्टफोलियो में भी डाली है। ग्लोबल स्टॉक का मतलब है कि जो ग्लोबल लेवल पर जिसका बिजनेस हो या ग्लोबल लेवल से वो बैक्ड अप हो। ओके, तो ऐसी कंपनीज को भी इंडिया में आप ढूंढ सकते हैं, बट ओवरऑल अब हवाबाजी पे हमें बेट नहीं करना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी वही कंपनी जो 5 साल से अच्छा बिजनेस कर रही है और अगले 5 साल तक करेगी, इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, उसी में पैसा लगाना है। और ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ निकल कर आ रही हैं। अगर आप पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इनोवेशंस वहाँ पर हो रहे हैं, और वो इनोवेशंस इंडिया में बहुत कम सुनने को या देखने को मिल रहा है। सर, क्रैश की इतनी बातें हो रही हैं और वॉर का भी खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ग्लोबल मार्केट भी तो रिस्की है। ओके, सो दो अलग अलग चीज़ों के बारे में आपने बात किया कि मार्केट क्रैश हो जाएगा और वॉर हो जाएगा, दोनों अलग अलग सिचुएशन की बात करते हैं। तो पहला कि जब हम ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंट्री स्पेसिफिक व्यू लेते हैं। ओके, कि ये कंट्री के वॉर में जाने के ज़्यादा चांस हैं और वॉर से इसमें डिस्ट्रक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं। फॉर एग्जांपल इजराइल, प्रोबेबली विल नॉट इन्वेस्ट इन इजराइल, क्योंकि भाई कब ईरान मिसाइल मार देगा पता नहीं, तो हम वहाँ नहीं इन्वेस्ट करेंगे। यूएसए में क्या मिसाइल कोई मार पाएगा? चांसेस आर वेरी लो। ओके, जापान न्यूट्रल कंट्री, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए। आपको पता है कि जापान जो है अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी शांतिप्रिय है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, हमारे इंडिया के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन है, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, हांगकांग उसमें कर सकते हैं। चाइना की भी अगर बात देखिए तो हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कितना बिजनेस उसमें करती है। अभी रिसेंटली चाइना को अलाउ कर दिया कि आप पीएसयू में भी इन्वेस्ट कर सकें। ओके, सिंगापुर, ओके, यूरोप, तो ये कंट्रीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हांगकांग में भी कर सकते हैं। ओके, ताइवान, हाँ, ताइवान में रिस्क है कि चाइना के साथ उसकी खटपट चल रही है, यूएस से चाइना के बीच में फंसा हुआ है, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रीज़ को पिक कर सकते हैं। अब क्रैश की बात करते हैं कि कुछ क्रैश हो गया, उससे कैसे बचेंगे? तो हमारा सीधा फंडा होता है, सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझो। पिछले 5 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तभी हमारी लिस्ट में आएगा, और अगले 5 साल तक अच्छा परफॉर्म करेगा तभी हमारी लिस्ट पे आएगा। ओके, तो 5 साल में हमें पता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, पिछले 5 साल में अच्छा करी है। नाउ वैल्यूएशंस क्या है इसकी? फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, वो हमने पता किया स्टडी करके। अब मान लीजिए 60 रुपीज़ पर करेंटली ट्रेड हो रहा है, 50 रुपीज़ की इसकी वैल्यूएशन है, तो हम 60 रुपये में खरीदेंगे, हम 50 रुपये में खरीदेंगे, हम 40 रुपये में खरीदेंगे। सो हम तो चाहेंगे कि क्रैश हो, तभी तो हमें पता है ये कंपनी अच्छी है, तभी तो नीचे के लेवल पे खरीदेंगे ना। सो दिस वे हम अच्छे कंपनीज को क्रैश में का फ़ायदा उठाकर एक्वायर करेंगे। अब 2008 में इंडिया में क्रैश आया, क्या सारी कंपनीज वहाँ से रिकवर कर गई? जो बैड एप्पल से नहीं रिकवर कर पाए, 10-10 साल रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन जो अच्छी कंपनीज थी 2-3 साल पे न्यू हाइज बनाया। तो अच्छी कंपनीज में अगर आप सही प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्रैश से डरने की बात नहीं है। क्रैश से डरने की बात तब है जब आप कंपनी प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर रही है और 100 पी पर ट्रेड हो रही है, ऐसे स्टॉक पे लगाएंगे तो ऑलरेडी आपने 10 साल के बाद के प्राइस पर इन्वेस्ट कर लिया, तो क्रैश आएगा तो वो 10 साल लगाएगा। सो इन चीज़ों का अगर ध्यान रख के करेंगे, सो देखिए मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर,
हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना। मान लीजिए 20 स्टॉक हमने खरीदा, 2 चल गए, 2 मल्टी बैगर बन गए, दैट्स इट। तो आप 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ग्रोथ स्टोरीज में बना रहे हैं, तो चांसेस हैं कि 2 उसमें से मल्टी बैगर्स बन जाएंगे। ओके सर, ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले स्मृति जी पूछ रही हैं कि आई एम 30 एंड आई हैव कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, शुड आई कंसिडर बाइंग रिटेल इंश्योरेंस, विल हैविंग 2 पॉलिसीज बी अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्लेम सेटलमेंट? ओके, सो देखिए, कॉरपोरेट में अगर हैं तो कॉरपोरेट में क्या होता है कि इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो जब तक आप कंपनी में हैं तब तक वैलिड होता है, और उसका जो कवरेज होता है वो उतनी वैल्यू का नहीं होता, 2 लाख 3 लाख बहुत होता तो 5 लाख होता है। तो इसलिए आपको प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेना चाहिए अपने उस पे, जिसमें आप पेरेंट्स को भी डाल सकते हैं, फैमिली को भी ले सकते हैं। और जब आप क्लेम करने जाएंगे तो उस वक्त आप पॉलिसी स्पेसिफिक क्लेम कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई इस पॉलिसी से मुझे क्लेम करना है, ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पॉलिसीज आप रख सकते हैं। और कॉर्पोरेट जब आपकी इंश्योरेंस होती है तो एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप रिटायर होते हैं तो वो इंश्योरेंस तो वैलिड नहीं होता है, आपकी फिर इंश्योरेंस की हिस्ट्री भी नहीं होती है। और जब आप ओल्ड एज में जाके प्राइवेट इंश्योरेंस लेंगे तो हो सकता है आपको मिले ना, या प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप डिट्टो इंश्योरेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, उसमें जाकर आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 30 मिनट्स का। वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एंड द गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट देम इज़ कि वो कोल्ड कॉलिंग, स्पैमिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। तो अगले सवाल पे चलते हैं। राजर्षि जी पूछ रहे हैं कि सर विंड पावर सेक्टर का 2030 तक का फ्यूचर कैसा है? देखो, फ्यूचर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चैलेंजेस हैं, फ्यूचर है। और अब एक नया जो मैं कहूँगा कि एक कंपटीशन आ रहा है, थ्रेट नहीं कहूँगा, कंपटीशन कहूँगा, कि काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स को पावर चाहिए होता है। तो वो सारा विंड और इससे तो देखो हो नहीं पाएगा, न्यूक्लियर पावर चाहिए। और ज़्यादातर जो डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं, इंडिया में भी बनने की बात हो रही है, उनकी खुद की न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की बात हो रही है। अभी जो पुतिन साहब आए थे इंडिया में तो न्यूक्लियर की बात हुई थी कि कैसे न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके हम पावर जनरेट करें। और ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से यूएसए ने सैंक्शंस लगाया। सो डिमांड इसकी है, कंपटीशन भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि दीज स्टॉक्स, ये जो इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं, एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशंस पर हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर कंपनीज उतना प्रॉफिट भी नहीं कमा रही हैं या प्रॉफिट कमा भी नहीं रही हैं। सो आप अगर अभी इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत महंगे प्राइस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। अब सुज़लॉन 10-12 साल पहले 2 रुपये में था, तब ये लॉस मेकिंग था। फिर 10, 8, 10, 15, 20 पे आया, जब प्रॉफिट जोन पर आ रहा था, उस वक्त खरीदते तभी एक वो रहती। अभी 40-50 रुपये में आप ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हैं। तो आउटलुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उसकी वैल्यूएशंस को देखें। सर एक और सवाल ले लेते हैं। आईटीसी का क्या लगता है? देखो, मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया है कि आईटीसी, भेल, एचडीएफसी, रिलायंस, इनमें इस टाइप की जो कंपनीज है ना, ओवर ओनरशिप। अगर आप कमरे में 4-5 इन्वेस्टर को बुलाएंगे, अपने दोस्तों को, उनसे पोर्टफोलियो पूछेंगे, तो सबके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक मिल जाएगा। मतलब जब आप ये सुनने लगे ना, आज ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, जिससे भी आप पूछे भाई उसी स्टॉक की बात करें, ओवर ओनरशिप का एग्जाम्पल होता है। इन कंपनीज में हमेशा जो है आप देखेंगे ओवर ओनरशिप होती है, इसलिए कछुए की तरह चलते हैं। तो कोई इसमें मुझे उम्मीद ज़्यादा है नहीं है। अब इसमें से एक आध स्टॉक, रिलायंस टाइप के स्टॉक आते हैं, ये हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, ये खरीद लिया जी, वो खरीद लिया जी, उसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया।
भाई खरीद लिया तो क्या हुआ, आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और किस प्राइस पर उसके कंपैरिजन में ट्रेड हो रहा है, इससे मैटर करता है। तो क्या ये कंपनीज खराब है? नहीं, ये कंपनीज खराब नहीं, सारी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन वो होता है ना सफ़ेद हाथी, तो उसकी तरह है। इसलिए इन कंपनीज से अगर आपको पैसा कमाना है, एक ही तरीका है, जब उसे काफ़ी लो रेट पर आप खरीदेंगे। अब अगर आपने रिलायंस को 800, 900, 1000 पे खरीदा होता, तब तो आप प्रॉफिट में होते। अब 1500 में खरीद रहे हैं आप, तो 1500 में खरीदेंगे तो भाई अगले 5 साल तो आपके पैसे बनने नहीं है। जैसे जिन्होंने 5 साल पहले खरीदा उनके नहीं बने, आगे 5 साल पे भी नहीं बनेंगे। सर आज मार्केट की बात नहीं करेंगे, पहला क्योंकि मार्केट अभी तक बंद नहीं हुआ है, और दूसरा लगातार कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि यूट्यूब हमारे वीडियो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो सर एक मार्केट का एक अलग से वीडियो हम 1-2 दिन में लाइव कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।